नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को मैंने शुरुआत करी थी अपने पिछले वीडियो में। इसकी काफ़ी जानकारी आपको दी, जिसमें से जो मुख्य मुख्य विशेषताएं मैंने आपको समझाई, उसमें विकसित संविधान, अलिखित संविधान, उसके अलावा लचीला संविधान, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, उसके अलावा संसदात्मक प्रजातंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया ब्रिटेन में, संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता को स्थापित किया गया। इसके बाद जो कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी जो मैं आपको देना चाहती हूँ, उसमें सबसे पहले आपने जो ये नई विशेषताएं ब्रिटेन में यूनिक देखी, वैसा ही एक और उदाहरण आपको यहाँ इस विशेषता में देखने को मिलेगा, और वो है एकात्मक शासन। ब्रिटेन, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक बहुत ही सुगठित इकाई है, और सुगठित इकाई होने के नाते ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। एकात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें संविधान के द्वारा समस्त शक्तियों को केंद्रीय सरकार को सौंपा जाता है, और केंद्रीय सरकार के आधार पर ही शक्तियों का जो है वो हस्तांतरण होता है, और उसी के द्वारा शासन का संचालन होता है। एकात्मक शासन में, जैसा कि ब्रिटेन में बताया आपको, हालांकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार ने अपनी शक्तियों को कुछ स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों में भी बांटा है, लेकिन ये सिर्फ सिद्धांततः है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो केंद्रीय सरकार ही उनकी अस्तित्व और उनकी शक्तियों का आधार है, और वो उन्हीं के आधार पर ही इन शक्तियों को काम में ला सकती है। इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था पूरी तरह से एकात्मक शासन का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। फिर एक बहुत अच्छी विशेषता, बहुत ही प्राचीनतम व्यवस्था, जिसको कि हम जानते भी हैं, विधि का शासन। हम इस चीज़ से बहुत परिचित है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था पूरी तरह से विधि के शासन को अपनाए हैं, जिसका अर्थ ये है कि विधि का शासन का एक सामान्य अर्थ यही लिया जाता है कि यह व्यवस्था व्यक्तियों की इच्छा पर नहीं, बल्कि विधि के अनुसार होती है। एक और तात्पर्य विधि के शासन का यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो, सभी कुछ एक ही प्रकार की विधि के अधीन होता है। और जैसा कि फ्रांस में हम एक व्यवस्था देखते हैं कि वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय की अधीन अलग व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में एक ही प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है, सभी विधि के अधीन है। फिर एक और व्यवस्था जो ब्रिटिश संविधान में हम देखते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार के अधिकार पत्र का अभाव है। अधिकार पत्र, जैसा कि आप जानते हैं, जो सामान्य एक टेंडेंसी है हर राष्ट्र जिसे अपनाता है कि संविधान के संचालन के लिए संविधान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश संविधान एक ऐसा उदाहरण है कि वहाँ पर जो अधिकार पत्र का अभाव है, लेकिन किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में ब्रिटिश शासन न तो नागरिकों को कम स्वतंत्रता देता है, न उनको कम अधिकार देता है, बल्कि उतना ही अधिकार और स्वतंत्रताएं अन्य राष्ट्रों की तुलना में इस ब्रिटिश शासन के लोगों को भी मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माना और अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार, ये सब वहाँ पर अधिनियम के माध्यम से दिए गए हैं। और कुछ स्वतंत्रताएं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, वहाँ पर सामान्य विधि पर आधारित है, और नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करे या नागरिकों के ऐसे अधिकार को आघात न पहुंचाए। तो ब्रिटिश शासन में ये जो अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई है, अन्य देशों के मुकाबले कोई कम नहीं है। इसके पश्चात
मिश्रित शासन प्रणाली, ये एक और अन्य विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। जैसा कि आप जान चुके हैं, ब्रिटिश संविधान जो है वो विकास का परिणाम है और इसका निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल इसको समय समय पर विभिन्न प्रयत्नों के द्वारा इसको ढाला गया है, इसको बनाया गया है। लेकिन ये चीज़ परिस्थितियों के अनुसार विकास ने जहां ब्रिटिश संविधान में प्रगतिशीलता का समावेश किया, लेकिन कुछ असंगतियां भी आ गई, जैसे कि वहाँ की मिश्रित शासन प्रणाली। मिश्रित शासन प्रणाली का मतलब है कि ब्रिटेन में एक साथ राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र, ये तीनों व्यवस्थाएं वहाँ हैं। जैसा कि आपको विदित है, राजतंत्र सम्राट का प्रतीक है और लोकतंत्र वहाँ पर जो लोक संस्थाएं हैं, कैबिनेट और संसद, उसका प्रतीक है। और लॉर्ड सभा वहाँ पर जो द्वितीय सदन है वो कुलीन तंत्र का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में ये तीनों संस्थाएं कार्य कर रही हैं और वहाँ पर मिश्रित शासन प्रणाली को अपनाया गया है। एक और चीज़ जो ब्रिटिश संविधान को अधिक मजबूत बनाती है, वहाँ की संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाती है, वो है द्विदलीय पद्धति। वहाँ पर प्रथम युद्ध के दौरान दो दल थे, अनुदार दल और उदार दल। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अनुदार दल और मजदूर दल वहाँ पर अस्तित्व में आए और वहाँ पर दो जो ये दल है राजनीतिक बड़े, उन दोनों ही दलों में से किसी भी एक दल की सरकार निर्वाचित होती है बहुमत के आधार पर, तो उसी दल की सरकार बनती है और दूसरा दल विरोधी दल का कार्य करता है। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की एक ये बहुत ही मतलब सशक्त जो चीज़ है, संसदीय प्रणाली को सशक्त बनाती है, उसका कारण है वहाँ की द्विदलीय पद्धति। उसके बाद शक्ति विभाजन, मॉन्टेस्क्यू ने वहाँ की व्यवस्था देखकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि तीनों अंग सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यद्यपि अलग अलग होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में चूंकि संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, तो ब्रिटेन में अंशतः शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है उसको अपनाया गया है और अंत में न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था वहाँ पर की गई है। जो संवैधानिक सुधार कानून है 2005 में जो पारित हुआ था, उसके पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका जो थी वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सिद्धांततः पृथक नहीं थी। लॉर्ड चांसलर जो था, वो जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा का जो द्वितीय सदन का जो लॉर्ड चांसलर था, अध्यक्ष कहलाता था, मंत्री पद भी उसके पास होता था। तो वो और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन की न्यायपालिका को बनाते थे। लेकिन 2005 के कानून के पश्चात न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया, उसको स्वतंत्रता मिल गई और लॉर्ड चांसलर अब जो व्यवस्था की गई है उसमें किसी प्रकार का कोई न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता अब नहीं रखता। धन्यवाद।